आज हम आपके सामने सबसे पहले दंगों के साथ सुपरस्टार सामाजिक कार्यकर्ताओं के अनैतिक रिश्ते को एक्सपोज करेंगे और आपको बताएंगे कि तीस्ता सेतलवाड़ जैसे सेलिब्रिटी सामाजिक कार्यकर्ताओं के लिए कोई भी दंगा कैसे एक धंधे की तरह है। तीस्ता की जमानत की अर्जी पर सुनवाई के दौरान एसआईटी के वकील ने यह दलील दी है कि तीस्ता सेतलवाड़ ने जानबूझकर अंग्रेजी भाषा में सरकार विरोधी एफिडेविट्स बनवाए ताकि राहत कैंपों में मौजूद पीड़ित उसे समझ ना पाए, पढ़ ना पाए। तीस्ता सेतलवाड़ और बाकी आरोपी एक बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा हैं और उन्होंने सबूतों, एफिडेविट और बयानों से छेड़छाड़ की है। वो राज्यसभा सदस्य बनना चाहती थी, उन्होंने इससे पैसा भी कमाया और तीस्ता ने सरकार के खिलाफ झूठे गवाह तैयार किए। क्या आप जानते हैं कि हमारे देश में सिर्फ 10.5% लोग ही अंग्रेजी भाषा जानते हैं, यानी करीब 90% लोग अंग्रेजी नहीं जानते। और यही बात तीस्ता सेतलवाड़ जैसे सेलिब्रिटी एनजीओ संचालकों के लिए एक सुनहरे अवसर की तरह साबित होती है। ये लोग पैसा कमाने के लिए मासूम लोगों पर अंग्रेजी के कठिन शब्द बोलकर उन्हें बहकाते हैं, फिर उनसे अपने मन मुताबिक दस्तावेजों पर साइन करवा लेते हैं। तीस्ता सेतलवाड़ पर आरोप है कि वो गुजरात दंगों के राहत कार्यों के नाम पर बिल्कुल यही कर रही थी। कोर्ट में गुजरात एसआईटी ने यह दावा किया है कि तीस्ता सेतलवाड़ ने दंगा पीड़ितों से झूठे एफिडेविट्स पर साइन करवाए। इन एफिडेविट्स को जानबूझकर केवल अंग्रेजी में लिखवाया गया था ताकि अंग्रेजी न जानने वाले ज्यादातर भोले भाले दंगा पीड़ित बिना पढ़े और समझे ही उन पर हस्ताक्षर कर दें। इन एफिडेविट्स में जानबूझकर मोदी सरकार के विरोध में बातें लिखी गई थी और खास तौर पर 2 बातें लिखी गई थी जिन्हें दंगा पीड़ित कहना नहीं चाहते थे, यानी ऐसी बातें दंगा पीड़ितों के नाम से उसमें कह दी गई जो वो कि कहना नहीं चाहते थे। एसआईटी ने तीस्ता पर सबूतों से छेड़छाड़ के अलावा पीड़ितों के बयानों को अपने हिसाब से बदलने का भी आरोप लगाया है। हमारे देश में समाज सेवा के नाम पर खोले गए ज्यादातर एनजीओज असल में एक बिजनेस चला रहे हैं। माना यही जाता है कि एनजीओज समाज का उद्धार कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई थोड़ी अलग है। दंगा इनके लिए एक धंधा है और आपदा एक अवसर। देश में दंगा और प्राकृतिक आपदाओं के नाम पर राहत कार्य अब एक उद्योग बन चुका है जिसमें नेता वोट तलाशते हैं और एनजीओज नोट कमाते हैं। आपदा में अवसर देखने वाले ऐसे एनजीओज के सेलिब्रिटी सामाजिक कार्यकर्ताओं को इसके 3 लाभ होते हैं और आज इन्हें हम 3 P's के नाम से आपके सामने रखेंगे। ये 3 P's कौन से हैं? पहला है पैसा, दूसरा है पुरस्कार और तीसरा है प्रभाव। ये तीनों चीजें मिलती हैं। तीस्ता को भी गुजरात दंगों की वजह से यही 3 P मिले, यानी पैसा, पुरस्कार और प्रभाव। गुजरात एसआईटी के मुताबिक कांग्रेस के नेता अहमद पटेल ने तत्कालीन मोदी सरकार के खिलाफ अभियान चलाने के लिए पहले तीस्ता सेतलवाड़ को 5 लाख रुपए दिए और फिर बाद में 25 लाख रुपए दिए, यानी कुल मिलाकर 30 लाख रुपए तीस्ता सेतलवाड़ को कांग्रेस पार्टी से ही मिल गए। आगे भी मिले होंगे, लेकिन अभी उसके बारे में हमारे पास कोई सबूत नहीं है। बीजेपी का आरोप है कि अहमद पटेल ने यह सारा पैसा सोनिया गांधी के कहने पर दिया था, क्योंकि वो उस समय सोनिया गांधी के राजनीतिक सलाहकार थे। इसके बाद तीस्ता सेतलवाड़ को मुआवजे के तौर पर पद्मश्री से भी सम्मानित कर दिया गया। यह उनका दूसरा पी था, यानी पुरस्कार। तो पहला पी आपने देख लिया पैसा, दूसरा पी है पुरस्कार। इसके बाद तीस्ता सेतलवाड़ को विदेशों में सम्मानित किया गया। बड़ी बड़ी पत्रिकाओं के कवर पेज पर उनकी फोटो छपने लगी। तीस्ता सेतलवाड़ को बड़े बड़े संस्थाओं में लेक्चर्स देने के लिए बुलाया जाने लगा और वो रातों रात एक सुपरस्टार सामाजिक कार्यकर्ता बन गई। उन्हें मानवाधिकारों का चैंपियन कहा जाने लगा। यह था तीसरा पुरस्कार, यानी प्रभाव। तीस्ता और कांग्रेस का मकसद उस दौरान गुजरात की मोदी सरकार की छवि को खराब करना था और इसके लिए दंगों का सबसे बड़ा चेहरा बने कुतुबुद्दीन अंसारी का भी जबरदस्त इस्तेमाल किया गया। आज हम आपको बताते हैं कि यह पूरा बिजनेस मॉडल कैसे चलता है। आपको कुतुबुद्दीन अंसारी नाम सुनकर शायद कुछ याद ना आए, लेकिन अभी आपको जब तस्वीर दिखाएंगे तो आपको सब कुछ याद आ जाएगा, क्योंकि यह तस्वीर आपने हजारों बार देखी होगी। कुतुबुद्दीन अंसारी की यह तस्वीर गुजरात दंगों का पोस्टर बन गई और हर अखबार, मैगजीन और देश के हर न्यूज चैनल में दंगों के दर्द को दर्शाने के लिए इसी चेहरे का इस्तेमाल वर्षों तक हुआ है। आपको भी याद होगा, यह तस्वीर आपने भी कहीं ना कहीं जरूर देखी होगी। यही है कुतुबुद्दीन। कुतुबुद्दीन की इस फोटो को आपने जरूर देख लिया होगा।
हाथ जोड़कर आंखों में आंसू लिए याचना की मुद्रा में खड़े इस दंगा पीड़ित की फोटो 1 मार्च 2002 को ली गई थी, जब गुजरात दंगे चल रहे थे। यह तस्वीर देश भर के मीडिया हाउसेस को खास तौर पर भेजी गई और सब ने इसे इस्तेमाल भी किया। तीस्ता के एनजीओ ने गुजरात दंगों में पीड़ितों की कहानी को गलत तरीके से पेश करने के लिए अंसारी की इसी तस्वीर का इस्तेमाल किया और अंसारी का भी इस्तेमाल किया। एसआईटी के मुताबिक तीस्ता से तलवाड़ के एनजीओ में फील्ड कन्वेनर रईस खान पठान ने कुतुबुद्दीन अंसारी से पहले जाकर मुलाकात की। अंसारी के परिवार को मुंबई और कोलकाता समेत कई शहरों में ले जाया गया और वहां ले जाकर उन्हें कई न्यूज चैनल्स के सामने पेश किया गया, यह कहकर कि ये दंगों के सबसे बड़े पीड़ित हैं। तीस्ता ने कुतुबुद्दीन अंसारी की फोटो दिखाकर उनके नाम पर कई जगहों से न सिर्फ पैसा लिया, फंड इकट्ठे किए, बल्कि मोदी सरकार के खिलाफ राजनीतिक मोर्चाबंदी भी की। आप तो जानते हैं किसी भी अभियान में एक पोस्टर या पोस्टर बॉय की जरूरत होती है और अंसारी ये पोस्टर बॉय बन गए और अंसारी को इस बात का एहसास ही नहीं हुआ कि तीस्ता उनकी तस्वीर बेच बेचकर बड़े बड़े राजनीतिक हित साध रही हैं और वो अनजाने में इस्तेमाल होते चले गए। इस तस्वीर को इस्तेमाल करके तीस्ता से तलवाड़ ने तो पैसा भी कमा लिया, पद्मश्री भी ले लिया और वो सेलिब्रिटी भी बन गई। लेकिन जब अंसारी को इसका एहसास हुआ कि उनका गलत इस्तेमाल हो रहा है तो वो तीस्ता से अलग हो गए और वो वापस गुजरात लौट आए, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। तीस्ता और उनकी टीम को अंसारी के यूं चले जाने से एक झटका लगा और उन्होंने अंसारी को कानूनी कार्रवाई की धमकी भी उस समय दी थी। तीस्ता के लिए अंसारी की तस्वीरें और उनकी कहानी एक ब्लैंक चेक की तरह थी, जिसमें कितना भी अमाउंट भरा जा सकता था और यही हुआ भी। अंसारी का चेहरा देखकर लोगों ने खूब पैसा बहाया क्योंकि लोगों की सहानुभूति अंसारी के साथ हो गई थी। तस्वीर ही ऐसी थी और तस्वीर के आसपास जो कहानी बनाई गई वो भी बहुत दर्द से भरी हुई थी। और इसी बिजनेस मॉडल पर न जाने कितने दंगा पीड़ितों की भावनाओं का ऐसे ही दुरुपयोग किया गया और उन्हें पता भी नहीं चला कि उनके स्टेटमेंट को लेकर, उनकी झूठी कहानी को लेकर कैसे अंग्रेजी में झूठे एफिडेविट्स तैयार कर दिए गए और फिर उन एफिडेविट्स के आधार पर अदालतों में PIL फाइल हो गई और उन पर इंक्वायरियां भी बैठ गई। दंगों में नुकसान पूरे समाज का होता है, हर धर्म का होता है, हर वर्ग का होता है। दंगे किसी को अच्छे नहीं लगते, लेकिन समाज सेवा को धंधा बना लेने वालों ने इसका इस्तेमाल अपने हिसाब से किया। जिस तरह कुतुबुद्दीन अंसारी को पीड़ितों का पोस्टर बॉय बनाया गया, उसी तरह दंगाइयों का भी एक पोस्टर बॉय बनाया गया। अशोक मोची नाम के व्यक्ति को दंगाइयों का पोस्टर बॉय बनाया गया और कुतुबुद्दीन अंसारी को लेकर यही नैरेटिव सेट किया गया कि दंगों में एक खास वर्ग ही पीड़ित रहा है, एक खास धर्म के लोग ही पीड़ित हुए हैं, जबकि दूसरा वर्ग हिंसा में शामिल रहा। तो समाज को दो हिस्सों में बांट दिया। एक हिस्से का पोस्टर बॉय ये था जो आपके स्क्रीन पर है, ये वो हैं जो हिंसा फैला रहे हैं, एक खास धर्म के लोग, और दूसरा पोस्टर बॉय हमने आपको दिखाया वो हैं जिन पर अत्याचार हो रहे हैं। और अशोक मोची की ये तस्वीर हर मैगजीन, हर अखबार और हर जगह दिखाई दी और ये भी एक पोस्टर बन गई। इसमें वो हाथों में लोहे का रॉड लिए नजर आ रहे हैं। 2002 के गुजरात दंगों के बाद यह तस्वीर हिंदुओं की हिंसक छवि बनाने के लिए खूब इस्तेमाल की गई। हमने इस पर आज अशोक मोची से बात भी की है। उन्होंने तीस्ता से तलवाड़ पर उनकी तस्वीर का गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है और उनके मुताबिक गुजरात को बदनाम करने के लिए तीस्ता ने यह षड्यंत्र रचा था। आपको भी आज उसी अशोक मोची का यह बयान सुनना चाहिए जिसकी तस्वीरें आपने हजारों बार न्यूज चैनल्स पर, मैगजीन्स में और अखबारों में देखी होंगी। देखिए, मेरी तस्वीर के बारे में और गुजरात के बारे में 2002 के बाद काफी झूठ चल रहा था और गुजरात को बदनाम करने के लिए काफी वो चल रहा था। लेकिन मुझे क्या है, गुजरात के मीडिया ने कभी साथ नहीं दिया क्योंकि मेरी तस्वीर देश विदेश में सब दिखाते थे, लेकिन गुजरात का मीडिया कभी मेरा इंटरव्यू लेने लिया और सच्चाई दिखाने का मुझे मौका ही नहीं मिला था। काफी मेरी तस्वीर को तीस्ता से तलवाड़ और मीडिया वालों ने काफी यूज किया था और उसमें मुझे बहुत बड़ा आतंकवादी और बजरंग दल का एक सैनिक दिखाते थे और मेरी तस्वीर को नरवाड़ा पाटियाल गुरुबाग सोसाइटी में यूज करते थे। ऐसा तो क्या दिक्कतें हुई आपको? दिक्कतें तो बहुत हुई, उसकी तो परेशानी की तो बात ही मत पूछो। FRI हुई, जेल में गया, एक बार फायरिंग हुई, ऐसा। लेकिन सबकी मैंने सब आफतों का मैंने सामना किया है और वो भी मैंने अकेले ही किया है।
इसमें मुझे किसी का साथ नहीं मिला गुजरात में। ये तमाम बातें सामने आने के बाद भी आज भी कांग्रेस पार्टी तीस्ता सेतलवाड़ के साथ वैसे ही खड़ी नजर आ रही है जैसे 20 साल पहले थी। 20 साल पहले जिस कांग्रेस पार्टी पर गुजरात दंगों के प्रचार के लिए तीस्ता सेतलवाड़ को 30 लाख रुपए देने का आरोप है, वो आज भी तीस्ता सेतलवाड़ को महान बता रही है और उसके नेता तीस्ता सेतलवाड़ को आज भी सलाम कर रहे हैं। गुजरात कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष जिग्नेश मेवानी ने तीस्ता सेतलवाड़ के संघर्षों को आज सलाम किया है। जरा उनकी बात भी सुन लीजिए। હું અત્યારે ડોક્ટર મુકુલ સિન્હાની સાથોસાથ તીસ્તા સેતલવાડને પણ યાદ કરવા માંગુ છું। એ મહિલાએ ગુજરાતના મઝલૂમોને ન્યાય અપાવવા માટે જે સંઘર્ષ કર્યો, એ સંઘર્ષને જાહેર મંચ પરથી હું સેલ્યુટ કરું છું અને સલામ કરું છું। हमारे देश में दंगा होने के बाद राजनीतिक दलों की बाँछें खिल जाती हैं। उन्हें इसमें भावनात्मक रूप से उलझे हुए वोटर नजर आते हैं। इन वोटर्स को जरा सी झूठी सांत्वना देकर या गुस्से में लाकर दोनों तरफ से ही अपनी तरफ बहुत आसानी से खींचा जा सकता है। 2002 के बाद कोई ऐसा चुनाव नहीं हुआ इस देश में जिसमें गुजरात दंगों का जिक्र ना हुआ हो, जिसमें गुजरात दंगों का प्रयोग ना हुआ हो। और विदेशी संस्थाओं ने इसे लेकर बीजेपी और भारत को खूब बदनाम भी किया है। लेकिन अब यह पता चल रहा है कि दंगे के बाद सब कुछ जो हुआ वो स्क्रिप्टेड था और उस समय केंद्र की कांग्रेस सरकार ने नरेंद्र मोदी की छवि खराब करने के लिए गुजरात दंगों के किरदारों का राजनीतिक इस्तेमाल किया। पॉलिटिकल पार्टियों के मैनिफेस्टो में दंगों का जिक्र तो हर बार होता है, लेकिन कोई यह गारंटी नहीं लेता कि भविष्य में दंगे नहीं होंगे। वो बस ये चाहते हैं कि दंगों की यादें लोगों के मन में हमेशा तरोताजा रहें। इस पूरे मामले से यह भी साफ होता है कि हमारे देश में दंगे नेताओं और कुछ अवसरवादी एनजीओज का सबसे प्रिय इवेंट होते हैं। नेता घड़ियाली आंसू बहाते हैं और कुछ एनजीओज इसके नाम पर पैसा कमाते हैं। मन ही मन वो जानते हैं कि ये वोट और नोट पाने का सबसे बड़ा ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला है। आपने देखा होगा, सरकारी विकास कार्यों से जुड़ा काम हो या फिर उद्योग लगाया जा रहा हो, उन्हें रोकने का ठेका कुछ एनजीओज को दे दिया जाता है। ये एनजीओज विरोध करके उस काम को रुकवाकर ही दम लेते हैं और अक्सर एनजीओज को यह ठेका या तो विपक्षी दल देते हैं या विरोधी बिजनेस की तरफ से, बिजनेस के जो कॉम्पिटिटर्स होते हैं उनकी तरफ से दिया जाता है। और ऐसा नहीं है कि देश में सामाजिक कार्य करने वाले सारे एनजीओज ही यही काम कर रहे हैं। हमारा गलत मतलब मत समझिएगा, बहुत सारे एनजीओज बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं। बहुत से एनजीओ समाज के दबे कुचले लोगों को मदद पहुंचाते हैं, आपदाओं में अपनी जी जान लगाकर सेवा करते हैं। लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि कई एनजीओ का मकसद सिर्फ पैसा कमाना होता है या राजनीति करना होता है। एक बात और हम ये कहना चाहेंगे कि जो इस तरह के एनजीओ होते हैं वो ऑपरेट कैसे करते हैं। उनका सबसे बड़ा हथियार है पीआईएल और वो इसी तरह के झूठे सच्चे एफिडेविट हासिल करके अदालतों में पीआईएल फाइल करते हैं और इन सारे तमाम चीजों को लेकर बड़े बड़े कानूनी विवाद पैदा कर देते हैं और फिर ये मामले वर्षों तक अदालतों में चलते चले जाते हैं और इंसाफ होते होते बहुत देर हो चुकी होती है। सोचिए, 2002 में ये गुजरात का दंगा हुआ था और आज 2022 में हम आपके सामने पूरे 20 साल के बाद ये खुलासा कर रहे हैं। इसलिए हमारे देश की न्याय व्यवस्था और अदालतों को भी ये सोचना होगा कि उनके पास कोई ना कोई एक ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए जहां वो पीआईएल्स का जो दुरुपयोग हो रहा है उसे वो रोक सके।